सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बल्ले और गेंद का मूल्य 9:5 के अनुपात में है। बल्ले का मूल्य गेंद के मूल्य से इतना अधिक है, तो गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे बल्ले और गेंद का जो रेशियो दे रखा है 9:5 है। बल्ले का मूल्य गेंद के मूल्य से इतना अधिक है, यानी कि बल्ले का ये है 9 और गेंद का है 5। कितना अधिक है? 4 अधिक है। और यही डिफरेंस कितना दे रखा है? 380 के बराबर में दे रखा है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 4 9 36 और 4 पंचे 20, यानी कि एक बराबर आ गया 95। तो गेंद का पूछा जा रहा है, गेंद का रेशियो कितना है? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जो 25, रिमाइंडर 2, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। 475 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि गेंद का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 475। अगला प्रश्न देखते हैं। n बराबर इतना, तो n में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है? जीरो कब आता है? तो आप देखेंगे 2 में 5 से जब गुना करते हैं तब जीरो आता है लास्ट में, इस तरीके से। और कितना जीरो आता है? एक जीरो आता है, क्योंकि 1 2 और 1 5 को गुना किया गया तो एक जीरो आया। उसी तरीके से 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2, इस तरीके से किया जाता। तो 5 दूनी क्या होता है? 10, है ना। और यहाँ पर में क्या है? पावर में 2 है, तो 10 दाएँ की 100, यानी कि जितने पावर उतने क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 2 के पावर को 5 आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में 4, क्योंकि बेस समान, पावर क्या होगा? जुटेगा। क्योंकि 10 लाने के लिए सिर्फ 2 और 5 की ही ज़रूरत है, तो 3 का कोई काम नहीं है और 7 का भी कोई काम नहीं है। 15 के पावर में 4 है, तो 15 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं 5 गुने 3 के पावर में 4, और इसको आप 5 के पावर में 4 और 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है, लिखने का तरीका अलग अलग। 5 के पावर में 4, इसी 15 के पावर में 4 को हम लिख रहे हैं 5 के पावर में 4 और 3 के पावर में 4। क्योंकि 10 लाने के लिए सिर्फ 2 और 5 का ही ज़रूरत है, तो हम इन 2 और 5 को ले लेते हैं, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। आप कहेंगे 2 क्यों नहीं? क्योंकि 2 का पेयर जो 5 है वो नहीं है। 2 के पावर में 4, 5 के पावर में 4, इनका एक पेयर बन गया। तो 2 गुने 5 के पावर में 4, लेकिन 2 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 कहीं और एक्स्ट्रा है? नहीं है, तो इसका काम नहीं होगा। तो 5 दूनी 10 के पावर में 4, यानी कि लास्ट में जीरो कितना होगा? 1 2 3 4। तो क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है? तो इन सबको गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद लास्ट में जो जीरो होगा वो कितना जीरो होगा? 4 जीरो होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश और प्रकाश प्रत्येक एक एक पासा फेंकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों के शीर्ष पर आने वाली संख्याओं का योग जो है वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा? अब एक बात बताइए, मैक्सिमम जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। और इसमें भी मैक्सिमम नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 और 6 नंबर आए दोनों में, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो 6 गुने 6 बराबर टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी 36 होगी। पूछा जा रहा है 4 या 6 का। तो 4 या 6 आएगा कब आएगा? जब इस पे 1 और इस पे 3 होगा। तो 1 + 3 होगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 + 2 होगा तो 4 आएगा। 3 + 1 बराबर 4, यानी कि इस पे 1 तो 3 तब 4 आएगा। इस पे टॉप पे शीर्ष पे 2 होगा, इस पे 2 होगा तो 4 आएगा। इस पे 3 और इस पे 1 तब 4 आएगा, यानी कि 4 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? टोटल होगी 3। अब देखिए 6 आने की प्रायिकता 1 + 5 यानी कि 6। इस पे 1 आएगा, इस पे 5 आएगा तो 6 हो जाएगा। इस पे 2, इस पे 4 तो हो जाएगा 6। इस पे 3 और इस पे 3 तो आएगा 6। तो इस तरीके से सबको ऐड करते जाएंगे। इस पे 4, इस पे 2, इस पे 4 आएगी, इस पे 2 आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6। इस पे 5 और इस पे 1 तो आएगा 6, यानी कि 6 आने की जो प्रायिकता होगी दोनों डाइस के को जोड़ करके वो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, यानी कि होगी 5।
टोटल कितना हो जाएगा 8, 3 ये 5 ये 8। अब यही क्या है 8 जो है 36 में से 8 2 4 या 6 आने की प्रायिकता होगी। तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी कि 2/9 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि 2/9 जो है ये 4 या 6 आने की क्या होगी प्रायिकता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, है ना। और एलसीएम एच सी एफ दिया हुआ है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे आप एलसीएम कितना है, एलसीएम है 80 और एच सी एफ है 4। इन दोनों को गुना करेंगे उसी के बराबर में, जो एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करेंगे वो भी इसी के बराबर में आएगा, और इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 8 चौक 32 320। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन में 16 है, 32 है, 12 है और 20 है, और ये संख्या कैसी है छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या अगर 16 है तो बड़ी संख्या क्या होगी इससे 4 अधिक होगी, क्योंकि क्या है इनमें से एक संख्या दूसरी से 4 अधिक है। 16 ये है तो दूसरी संख्या होगी 20। अब 16 और 20 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 दूना 32 320। तो यही ऑप्शन जो हमारा है क्या है सेटिस्फाइड हो चुका। आप कहेंगे 32 12 और 20 क्यों नहीं, तो 32 में 4 जोड़िए 36, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो वैसे भी 320 नहीं आने वाला है। इसको गुना कीजिए 12 और 4 जोड़िएगा तो 16, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें आप इसको 4 बढ़ा करके तब गुना कीजिए, 24 दूनी कितना होता है 48, 480 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी 16। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो बड़ी संख्या क्या होती 20, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 16 स्क्वायर रूट 16 दे रखा है, तो इसका कितना होगा 4 होगा। 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौके 64। 4 के फॉर्मेट में ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम यही रहने देते हैं 4 की पावर में 3, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 256 को 16 256 और उसके पावर में 5 दिया हुआ है। 16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 चौके 16 टू दी पावर 5, यानी कि 5 दूनी 10। तो 4 के पावर में हो जाएगा 10, नीचे में क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4 के पावर में 3 के पावर में दिया हुआ है 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 4 के पावर में 6 बराबर 4 के पावर में x, यही x का वैल्यू निकालना है। अब 4 के पावर में 3 है गुने 4 के पावर में 10, और नीचे में क्या है जब डिवाइड में हो बेस हमारा सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस जो ये पावर जो होता है वो क्या होता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। तो 10 में से 6 गया, ये बचेगा 4 बराबर 4 टू दी पावर x, यानी कि अब बेस सेम है पावर क्या होगा जुड़ेगा। 4 के पावर में 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 4 के पावर में x, बेस समान x बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा इसका आंसर 7। अगला प्रश्न है आतिश और शशि एक वर्ष में क्रमशः इतना और इतना रुपए का निवेश करते हैं। देखिए 8 के ऊपर में 4 जीरो है और 12 के ऊपर में 4 जीरो है, तो 4 4 जीरो हटा देते हैं। इसको इसके जो निवेश किए गए धनराशि उनको रेशियो में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि 4 जीरो इधर से 4 जीरो इधर से ख़त्म, इनको दोनों को रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, यानी कि इनके जो निवेश का जो रेशियो है वो कितना है वो है 2:3। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें आतिश एक सक्रिय भागीदार है ना। आतिश क्या है सक्रिय भागीदार है। 1,8,0,0,0 रुपए, यानी कि इतना रुपए के लाभ में से ये क्या है लाभ का हिस्सा है ना। आतिश को वेतन सहित इतना मिलता है, इसमें वेतन भी है और लाभ भी है। अब आतिश को जब इतना मिला तो शशि को कितना मिला होगा, तो आप देखेंगे शशि को मिला होगा टोटल में से 1 2 3 4 2 2 4, टोटल में से अगर आतिश का वेतन सहित जो हिस्सा है उसको अगर माइनस कर लेते हैं
तो हमको शशि का हिस्सा मिल जाएगा, है ना। 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, और इधर हो गया 7। यानी कि शशि के हिस्से में जो निवेश की राशि होगी वो कितनी होगी, 72। अब ये जो 72,000 है, ये 72,000 किसके बराबर में है, ये आतिश का है और ये शशि का है। तो शशि का हिस्सा, यहाँ का निवेश का जो जो भी हिस्सा है वो कितना है, 3 है। 3 बराबर 72, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 24 दिए 72, यानी कि 24,000। अब ये 1 बराबर 24,000 के आ गया, तो 2 बराबर, क्योंकि आतिश का जो निवेश का मतलब रेशियो है वो कितना है, 2 है, तो 24 दूनी 48,000। तो ये 48,000 निवेश का हिस्सा है। अब ये पूछा जा रहा है तब आतिश का मासिक वेतन कितना होगा। अब यहाँ पर में देखेंगे आतिश को वेतन सहित इतना रुपये प्राप्त हुआ है। टोटल है आतिश का, टोटल आतिश का कितना है, 108,000, और उसका जो कह सकते हैं निवेश का ये जो हिस्सा है वो कितना है टोटल, है ना, ये है 48,000। 48,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, तो टोटल हो जाएगा 60,000। अब बोला जा रहा है मासिक वेतन, ये तो साल भर का है ना, क्योंकि एक वर्ष में किया गया ये जो निवेश है, तो साल भर में 60,000, तो महीने का कितना होगा, 12 से डिवाइड कीजिए, तो 12 पंचे 60, यानी कि एक महीने का जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, 5,000। तो 5,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 25 बचता है। जब मूल संख्या का दोगुना उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तब शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसका जो फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। एक तो इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके अब आप सॉल्व कीजिए, और एक दूसरा अप्रोच है जो आप ऑप्शन लेकर के आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले 36 लेते हैं। भाजक का मान कितना है, 36 है। मान लीजिए भाजक 36 रहता है ना, और कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, जो 36 से कम 36, एक से अगर इस तरीके से गुना करेंगे तो 36 से कम 36, और पहले जब एक संख्या को भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 25 बचता है। तो वो जो भाज्य होगा वो कितना होगा, तो 6 5 11 1, और 3 2 5 1 6, यानी कि 61 होगा। अब क्या होता है, उसी भाजक से, है ना, क्या बोला जाता है, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है जब मूल संख्या के दुगुना, यानी कि इस संख्या का दुगुना कीजिए, तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 में फिर 36 से ही डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना शेषफल बचता है। तो 36 3 चौके 12, तो 4 से तो ज़्यादा चला जाएगा, 3 से ही करेंगे, 6 त्रिक 18, 1 3 तिहाई 9 1 10। आप देखेंगे 12 में से 8 गया तो 8 4 12, ये 1, यानी कि 14 आ जाता है शेषफल। तो शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 13 प्राप्त होना चाहिए, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा तो जल्दी जल्दी ऑप्शन चेक हो जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, 37 लेंगे। अब 37 जब लेते हैं, 37 जब लेते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 25 बचता है। 37 एकम 37, 7 5 12 2, 3 2 5 1 6, और 62 का दोगुना जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 124 37 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 चौके 12, यानी कि 3 से ही लेना होगा क्योंकि 4 से बड़ा नंबर चला जाएगा। 7 21 और 2, 3 तिहाई 9 और 2 11, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा सेटिस्फाइड कर गया। उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तब शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। शेषफल हमारा 13 आ गया। भाजक हमारा क्या है, 37, और यही भाजक का मान क्या है पूछा जा रहा है, तो यही 37 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे 37 अगर लास्ट में होता तो आपको चेक करना ही पड़ता।
ठीक है, या पहला ही चेक करके आप कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ 36 है, यहाँ पर आप देखेंगे 14 निकल के आ रहा है, यानी कि एक का ही डिफरेंस है, तो एक नंबर क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ऑप्शन भी उसी प्रकार से सेट किए जाते हैं जो थोड़े से आसान हो, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला से और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये लगता है मेरे को ये रीजनिंग का क्वेश्चन सेट हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। 125, 375, 377, पहले ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो कहीं ना कहीं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का इसमें फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 125, 25, 75, 133, यानी कि 3 गुना है, 375 आ गया। 375 से 370 यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 377 आ रहा है। 377 और ये कितना गुना है, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 गुना तो हो नहीं सकता है, 3 गुना। 3 से देखते हैं तो 7 तिहाई 21, यूनिट डिजिट पे 1 है, 1, 7 तिहाई 21 और 21, 22, 23 का 3, 2, 3 तिहाई 9, 2, 11, यानी कि ये जो पैटर्न सेट किया हुआ है, पहले 3 से गुना करना है, फिर 2। अब देख लेते हैं 11, 31 में क्या 2 जोड़ने से इतना आ रहा है, जी बिल्कुल हाँ। 31 में 2 जोड़ेंगे तो 11 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 11 31 में 2 जोड़ेंगे तो 11 33 आ जाएगा। यानी कि पहले 3 से गुना करना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 11 33 में क्या करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिये 9, यूनिट डिजिट पे 9, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा। अब आप खुद सोचिए, 11 33 को यानी कि 1000 को मोटा मोटा 3 से गुना करेंगे तो 1000 गुने 3, 3000 आएगा। यहाँ पर 1000 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, इकलौता यही बचता है। ऐसे भी देखिए 1000 गुने 3, 3000, 100 गुने 3, 300, 33 या 99, यानी कि 3399 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 4 सदस्यों ए बी सी डी की आयु का योग कितना है, 172 है। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों ए बी सी डी की आयु, यानी कि वर्तमान का स्केल अगर लें, वर्तमान का स्केल अगर लेते हैं तो इससे कितना है, 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व ए बी सी डी की जो आयु है वो कितना है, 2:3:7:8 के अनुपात में थी। कितने वर्ष पश्चात ए की आयु सी की वर्तमान आयु के बराबर होगी। अब देख लेते हैं। देखिए 8 वर्ष पूर्व कुछ रेशियो इस तरीके से दे रखा है, ओके। अब 8 वर्ष पूर्व इन चारों का जो रेशियो है 2:3:7:8 है, तो 4 वर्ष पूर्व चारों सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। तो कुल आयु कितनी होगी देख लेते हैं, 172 टोटल दिया हुआ है। और यहाँ पर में क्या है, एक परिवार में 4 सदस्यों की आयु का योग इतना है, तो वर्तमान में तो 172 दिया हुआ। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की रेशियो जो दे रखी है ये दे रखी है, तो चारों का जो टोटल एज होगा वो कितना होगा, 8 गुने 4, 8 चौक 32, 32 साल क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे तो 0 4 1, यानी कि 8 साल पहले चारों की जो एज होगी वो कितनी होगी, 140 होगी। 140 तो टोटल है, रेशियो में कितना है, 3 2 5, 7 5 12, 12 8 कितना है 20, यानी कि 20 बराबर 140, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 1 बराबर हो जाएगा 7, 2 7 14, यानी कि 1 बराबर आ गया 7। अब आप देखेंगे 7, 1 बराबर 7, तो 7 दूनी ये हो जाए, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 सते 49 और 7 आठे ये कितना हो जाएगा 56। क्लियर। अब 8 वर्ष इसमें ऐड कर देते हैं, ए और सी का ही बात हो रहा है, बी और डी को हटा देते हैं। 8 वर्ष बाद वर्तमान का 8 वर्ष बाद जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 और ये हो जाएगा 14 6 20 2 22, ये 22 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 का 7, हाथ में 1 4 1 5, यानी कि 57। अब पूछा जा रहा है कितने वर्ष पश्चात ए की जो आयु है सी की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यानी कि आप देखेंगे 57, यानी कि 22 में कितना जोड़े तो 57 आ जाएगा, तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 35 वर्ष बाद
ए की जो आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु कितनी है 57 साल, यानी कि 35 वर्ष बाद जो होगी ऑप्शन ए की आयु यानी कि ए की आयु जो होगी वो क्या होगी, सी की वर्तमान आयु के बराबर होगी 35 वर्ष बाद। अब ऐसा नहीं बोला जा रहा है 35 वर्ष बाद सी की भी आयु कितनी होगी, ये नहीं पूछा जा रहा है ना। सी की आयु जो वर्तमान है वो तो वही रहेगी, उसी का वही जो एज है वो पूछा जा रहा है, ए की मतलब कितने वर्ष बाद सी के वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो 57 में से 22 को घटाएंगे तो 35, यानी कि इसमें 35 वर्ष जोड़ेंगे तब सी के वर्तमान आयु के बराबर में वो पहुंचेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंत से, आरोही कहने का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में, ओके, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। तो अंत से तीसरा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये मान के चलिए ये होगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अंत से तीसरा पूछा जा रहा है कौन सा भिन्न होगा, तो देख लेते हैं। इनको कैलकुलेट करने का तरीका है या तो आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, या तो आप मेरे हिसाब से चलिएगा तो आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके इजीली आप लिख करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 5 तिये 15 2 17, 17 बट्टे कितना है 5 है, तो 5 तिये 15 और 5 चौके 20, इसका आ गया 3.4। 5 तिये 15 2 17 बट्टे कितना 3, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 छके 18, 3 छके 18, आगे 6 ही जाएगा। 5 दूनी 10, 10 3 13 बटे 5, 5 दूनी 10 और 5 छक 30। अब ये कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 5 11 बटे 2, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, 5 दूनी 10 3 13 बटे 2, 6.5, 6 दूनी 12 1 13, 3 दूनी 6, 5 10 13 बटे 2 हो गया, 3 दूनी 6 6 5 11 बटे 3, 11 बटे 3, 3 तिहाई 9, 9 3 छक 18, 3 छक 18। अब आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आप देखेंगे सबसे बड़ा हो गया 6.5 वाला, उससे पहले 5.66 वाला हो गया, उसके बाद हो गया 5.5, यानी कि ये हो गया 6.5, ये हो जाएगा 5.66 और ये हो गया 5.5। यही पूछा जा रहा है। 11 बटे 2 किसका आया है, 3 दूना 6 5 11 बटे 2, यानी कि 3.5 बटे 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लास्ट से तीसरा पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आसान मेथड है। अदरवाइज इसको कैलकुलेट करके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर आप एलसीएम मेथड ले करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है ना। एक दर्जी, ये मान लीजिए ये होलसेलर वाला है ना, यहाँ से एक दर्जी वाला जाता है जो एक अपना शॉप खोल रखा है छोटा सा रिटेलर है ना। एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े यानी कि कपड़े बनाने के लिए शर्ट पैंट किसी चीज़ के लिए भी कपड़े लेने जाता है, कपड़े खरीदता है और माप टेप का उपयोग करके उसे धोखा देता है। इसको धोखा देता है यानी कि चीट करता है। तो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर मतलब धोखा देता है, जो क्या है इसका जो टेप है इंची टेप कहने का मतलब मापने वाला, वो सामान्य टेप से क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबा है। दर्जी विभिन्न कपड़ों की सिलाई करते समय, अब यहाँ से क्या आता है, कोई ग्राहक आता है कस्टमर, ग्राहक आया, अब क्या करता है ग्राहक को दर्जी विभिन्न कपड़ों की सिलाई करते समय ग्राहक को लागत मूल्य प्रदान करता है ना, जो रेट है वो तो लेता ही है, और माप टेप का उपयोग करता है जो सामान्य से 5 सेंटीमीटर, लेते वक्त 5 सेंटीमीटर बड़ा ले लिया और देते वक्त 5 सेंटीमीटर क्या करता है कपड़े का, पैसा तो बराबर ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है कपड़ा जो है 5 सेंटीमीटर छोटा देता है ना, छोटे में ही सिल करके कपड़ा दे देता है। तो अब यहाँ से उसको उसका पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। खरीदते समय है ना, खरीदते समय कितना प्रॉफिट होता है उसको, तो खरीदते समय मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की बात हो रही थी, वो कितना लेके गया 105 सेंटीमीटर, टोटल कितना का
प्रॉफिट हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ से तो सीधा सीधा दिख रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या होता है बेचते समय क्या करता है, 100 का पैसा क्या करता है, लेता है, लेकिन देता कितना है, देता है वो 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि 95 देता है। किस पर में, 100 पर में, गुने क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो होगा, ये 100 में से 95 घटाइएगा तो 5 का वो प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर, 95 पे कमा रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर जो इस्तेमाल कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर कम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 95 सेंटीमीटर का कर रहा है। इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुने 100 माइनस 95, और ये 5 गुने 100, तो आप इसको कर लीजिए 5/95 गुने 100, तो ये हो जाएगा 19×5 = 95, यानी कि ये हो जाएगा 100/19, यानी कि खरीदते समय 5% का प्रॉफिट और बेचते समय 100/19% का प्रॉफिट। अब दोनों का ये मतलब ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दोनों का क्रमवार जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, तो आप देखेंगे A% का प्रॉफिट, B% का प्रॉफिट, जब इस तरीके से कार्मिक प्रॉफिट जब होता है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं A+B+A×B क्या इस्तेमाल करते हैं, अपॉन 100, और ये आ गया आपका 5%, अब प्लस बी हो गया 100/19%, और प्लस ए हमारा है 5 गुने 100/19, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 19×5 = 95, यानी कि आ जाएगा ये 195/19 प्लस 500, और बट्टे क्या हो जाएगा 19 गुने 1/100। क्लियर ना, क्योंकि 100 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर 100 नीचे, ये 0 डबल 0 से डबल 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 195/19, और प्लस ये हो जाएगा 1/19, दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आ जा रहा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 19, और 195 + 5 कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200/19, 200/19, इसमें इसको डिवाइड कीजिएगा, 200 में 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 से कम 19, 1, 10, और ये कितना हो जाएगा 10, 19 दाएँ की 190, और 10 200, यानी कि 10.10/19 जो है परसेंटेज का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा, यानी कि क्रमवार जो लाभ होगा वो कितना होगा 10.10/19%। तो अलग अलग हमने लाभ निकाला, और अलग अलग लाभ निकाल करके दोनों का हमने क्या किया, क्रमिक परसेंटेज प्रॉफिट जो है हमने निकाल लिया। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कह सकते हैं लेंदी है, लेकिन कैलकुलेशन अगर फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा इजी वे में क्वेश्चन निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए x बराबर इतना एक परिमेय संख्या है, जब x का दशमलव प्रसार होता है तो अब देखिए इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक आता है जहाँ पर ये प्रसार खत्म हो जाता है ना। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 15 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये है 25, तो 15/25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे आप देखेंगे यही है ना, 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 25, 25 अट्ठे 8 पंचे 40, 0 4, और 8 दूनो 16, 16 4 20, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 है, और इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तो दिख रहा है 7.5 सीधा सीधा, अब बट्टा में क्या है 100, पॉइंट हटाइएगा तो 0, अब 75 है, अब बट्टे में क्या है 1000 है, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.07 पॉइंट, नीचे से 0 0 कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 3 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार कहाँ तक खत्म हो जा रहा है, 3 दशमलव के 3 स्थानों के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशमलव के 3 स्थानों के बाद
स्थानों के बाद x का दशमलव प्रसार क्या होगा, समाप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, दूध कितना है 5 और पानी कितना है 2, इतना है। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, है ना, 2 लीटर क्या किया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। अब 2 लीटर पानी मिलाने का कहने का मतलब क्या है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको निकालना है। 28 लीटर, अब देखिए टोटल कितना है 28 लीटर, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 बराबर कितना हो गया 28 लीटर, तो 1 बराबर 4 लीटर। तो अब इस अलग अलग इसका क्वांटिटी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 लीटर, यानी कि दूध हो गया 20 लीटर और पानी हो गया 4 दूनी 8 लीटर। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध तो वैसे का वैसा ही है, पानी कितना मिलाया जाता है 2 लीटर, ये है 20 लीटर और पानी मिल गया 2 लीटर, तो कितना हो जाएगा 10 लीटर। अब जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:1। तो कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तब कितना होगा 2:1, यानी कि 2:1 का रेशियो, नया जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से सावधि जमा में इतना जमा किया, साधारण ब्याज की बात हो रही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अपने अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष, तो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। पहले 2 वर्ष का कितना आ रहा है ब्याज, तो आप देखेंगे 15600 इंटू 10% इंटू 2, 0 0 खत्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 1 15 दूना 30, 1 31, यानी कि 3120 पहले 2 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको उसके बाद ये ब्याज हो गया। अब क्या है, प्रत्येक दूसरे बाद वह अपने अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है, तो 4 वर्ष के बाद अब ये क्या हो जाएगा, इसका मूलधन, मूलधन में ये ब्याज जुड़ के कितना बनेगा 0 2 6 1 7 5 3 8, यानी कि 18,720 बनेगा। अब इस पे भी क्या लगेगा 10% का ब्याज लगेगा। अब 2 वर्ष का हो चुका है, अब प्रत्येक 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष का और लगाएंगे, 0 0 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1 18 दूना 36, 1 37, 37 44 ये हो गया, 31 20 ये हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 4, लास्ट में 4, 4 2 6, लास्ट में 6, तो 4 6, देखो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 5 है, लास्ट में 4 4 है, तो ये हो सकता है। अब देखेंगे 4 4 4 4 तो आ रहा है लास्ट में, उससे पहले 2 है, 4 है, 4 2 6, ये 4 है, ये नहीं होगा, तो 6864 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा 6864, अदरवाइज चेक कर सकते हैं 31 20 3 7 4 4 4 4 2 6 7 1 8 3 3 6। अगला प्रश्न देखते हैं। दो बहुपदों का HCF इतना है और उनका LCM इतना है। बहुपदों में से एक पद, जैसा कि पहले बताया था मैंने, LCM इंटू HCF जो होता है वो क्या होता है, बहुपदों में एक इतना है, यानी कि एक ये है तो दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा बहुपद ज्ञात करना है, बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, x+1 इंटू x-1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पे है। एलसीएम की जगह पे हमने अच्छा एचसीएफ है तो कोई बात नहीं, एचसीएफ का पहले हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब एलसीएम की बात हो रही, तो एलसीएम में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x⁴ माइनस 9 माइनस 9x³ और माइनस x 9x² माइनस x² और +9, क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि आप देखेंगे 10x² है तो -9x² है, -1x² कितना हो जाएगा 10x², और इज इक्वल टू बहुपद ये इस तरीके से, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, x कॉमन लीजिएगा, है ना, x² कॉमन लीजिएगा तो क्या निकल के आएगा x-3, x कॉमन लीजिएगा तो x² माइनस 3x² इसमें से हट गया। अब -1 कॉमन लीजिएगा तो x-3, है ना, इन दोनों में से 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x
प्लस का एक्स माइनस का 1, दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस का एक्स, माइनस का 3 माइनस का 1, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब आप इसको देख लीजिए, x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 9, अब माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 तो क्या देगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 9 माइनस का 1 तो प्लस का 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस 3 दोनों में है तो एक्स माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको एज इट इज़ रहने देते तो ही अच्छा रहता, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 आ गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस, ये 9 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो एक्स ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 3 यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3, और लास्ट में ये क्या है, ये हमारा बहुपदों में एक ये है, दूसरा हमें निकालना है, इसके जगह पे क्या है आगे में गुना क्यू गुने क्यू गुने क्यू गुने क्यू, यही क्यू हमें निकालना है। तो एक्स माइनस थ्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स और 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस 3 एकम 3, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए और थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू, देख लीजिए एक्स क्यू किस में है, सब में है, उसके बाद 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स स्क्वायर माइनस में है प्लस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद क्या है माइनस थ्री, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद का मतलब इसको अच्छे से क्यू के फॉर्मेट में होता है, फिर स्क्वायर, फिर है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति घर से शहर की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है और वापसी की यात्रा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है और घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक समय लेता है, उसने प्रत्येक बार कितनी दूरी तय की? देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है ना, तो दूरी तो सेम ही रहेगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, हमें नहीं पता कितना टाइम ले रहा है, और आते समय क्या कर रहा है, उसका जो स्पीड है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन टाइम उसको कितना लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना। 30 घंटे की गति से गाड़ी चलाता है और घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। अब ये हो गया 30 दूनी 60, यानी कि 2t इज इक्वल टू टी प्लस 1, यानी कि t बराबर जो है 1 घंटा हो जाएगा, है ना। t बराबर 1 घंटा हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, 60 गुने टी, 60 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसने प्रत्येक बार कितनी दूरी तय की 60 किलोमीटर। क्लियर? आप इसमें भी रख सकते हैं 30 गुने टी का वैल्यू निकला है एक, एक तो ज़्यादा ले रहा था तो 1 + 1 बराबर 2, 30 दूनी 60, यानी कि जाते समय 60 किलोमीटर, तो आते समय क्या करेगा, आते समय भी उतना ही दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि इसी कार्य को 10 महिला पूरा करने में कितना दिन लेती है 12 दिन लेती है। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में लग जाए तो कार्य जो होगा कितने दिन में पूरा होगा? देखिए 10 महिला और 10 पुरुष है ना, सेम है, और टाइम कितना ले रहा है 10 पुरुष जो है 10 दिन का समय ले रहा है, और 10 महिला जो है ये कितना समय ले रहा है
ये जो समय ले रहा है ये 12 दिन का समय ले रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पर्सन कितने हैं, पर्सन तो सेम ही है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 दिन, 10 पुरुष 10 दिन का समय ले रहा है और 10 महिला 12 दिन का समय ले रहा है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 12, 10/10 पुरुष। 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को 10 दिनों में, अच्छा एक सेकंड, 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर, जबकि इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने में 12 महिलाएं लगती हैं, यानी कि यहाँ पे ये 12 महिलाएं होंगी, ठीक है। 12 महिलाएं इसी कार्य को करने के लिए कितना दिन लेती हैं, 10 दिन लेती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए 10 महिलाएं जितना दिन में काम को ख़त्म करती हैं, 10 पुरुष, सॉरी 10 पुरुष जितना समय में काम ख़त्म करते हैं, उतना ही समय में 12 महिलाएं काम ख़त्म कर देती हैं। तो इन दोनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, M/W इज इक्वल टू 2 छक 12 2 पंचे 10, यानी कि मेन का जो एफिशिएंसी होगा 6 होगा और वुमेन का 5 होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मेन जो होगा, एक मेन की जो एफिशिएंसी क्या होगी, 6 वुमेन अपॉन 5, ये लिख सकते हैं। W ऊपर चला गया और 6/5 ये मल्टीपल में होगा, तो एक मेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब एक मेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 मेन क्योंकि मेन वाले को कन्वर्ट हमने कर लिया है, तो मेन वाले में इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए 10 गुने एक मैन का वैल्यू कितना है, 6 वुमेन अपॉन 5, 6 वुमेन अपॉन 5, तो 6 वुमेन अपॉन 5, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 12 वुमेन जो है ये कंप्लीट काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में, है ना। 12 वुमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर में 10 दिन में, वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है 12 वुमेन 10 दिन में। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा, तो 15, और मेन का जो एफिशिएंसी कितना है 6 है, और वुमेन का कितना है 5 है। या फिर ऐसे कर लीजिए, मेन की जगह पे 6 वुमेन अपॉन 5 प्लस 6, सबको वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, 6 त्रिक 18 वुमेन प्लस 6 वुमेन, टोटल कितने हो गए, 18 2 20 4 24 वीमेन, यानी कि 24 वीमेन जो है इसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो M1 D1 के फॉर्मूले पे रह गया, ये M2 और D2 आ गया। M1 कितना है 12 गुने 10 बराबर M2 कितना है 24 गुने X, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, यानी कि X का वैल्यू जो आएगा 5 दिन। 5 दिन में क्या करेगा, ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी कि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में लग जाए तो कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5√3 प्लस 25 तिया 75, यानी कि 5√3 का वैल्यू 17.32 दे रखा है, यानी कि 5 5 10√3 का वैल्यू ये दे रखा है। अब इसको भी इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है 14√3 प्लस 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, 108 को 6×1 36 तिया 108 3 तिया 9, हाँ बिल्कुल 6√3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये 14√3 और ये 6√3, ये कितना हो जाएगा 20√3। अब 10√3 का वैल्यू ये दे रखा है, तो 20 का पूछा जा रहा है, यानी कि इसका दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, लास्ट में किसके 4 है, दोनों के 4 है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब देखिए 6 4 किसका आ रहा है, दोनों का आ रहा है, 17 दूना 34, 34.64 किसका आ रहा है,
ऑप्शन सी का आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको कैलकुलेट करना है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 32 है तो 32 का 32 की पावर में इस तरीके से है, 32 की पावर में 1/5 है, और 1024 के पावर में 1/5 है। इसको कैलकुलेट करना है। 32 को कैसे कैसे लिखते हैं आप? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 2 के पावर में 5 और गुने 1/5, यानी कि ये हो गया 2। और 1024 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1024 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 के पावर में कितना है? 10 है। अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 1024 का आप एलसीएम ले लीजिए। तब मतलब छोटा नंबर छोड़ करके एक बड़ी नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो। 4 से कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब ये देखिएगा 16 16 का 256, ये तो ईजी है, 16 16 256। अब ये हो जाएगा 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 पे पावर में 8। इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 10। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद है 1024 किसका पावर होता है, मतलब किसका पावर है, तो 2 के पावर में 10, 1024। अब बट्टे में क्या है? 5, 5 दूनी 10 गुने 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 2, और 2 के पावर में 1 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है तो 1 2 3 4 6 7 अंकों का उपयोग करके 3 अंक की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखेंगे आप, यदि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है तो इतना इतना अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की कितनी सम संख्याएं, इकाई के स्थान पर, देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये सैकड़ा हो गया। इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, तभी सम संख्या होगा, और 3 अंक की संख्या बनाना है तो इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। टोटल कितने टाइप से होंगे? 3 टाइप से होंगे। अगर बात करें सैकड़ा के स्थान पे, तो देखिए एक अंक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक अंक ले लिया 2, है ना? 2 अंक तो हमने ले लिया। अब सैकड़ा के स्थान पे क्या आएगा? सैकड़ा के स्थान पर में 2 छोड़ करके 1 3 4 6 7 यही सब आ सकता है। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 2 को छोड़ करके सैकड़ा के स्थान पर 5 टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5। और दहाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? 5 और 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है? यहाँ पे मान के चलिए ये तो 5 टाइप से हो गया। 2 ले लिया तो 2 को छोड़ करके आप 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 रखा, ठीक है? तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 अंक का काम हो चुका है, बचा कितना? 4 अंक। तो 4 टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो 5 दहाई के स्थान पे 4 टाइप से, और इकाई के स्थान पे 3 टाइप से। इस तरीके से आप लिखेंगे तो 3 अंक की सम संख्याएं बनेंगी। और कितनी बनेंगी? सबको गुना कर देना है, 5 चौका 20, 20 दिया 60। टोटल 60 जो है सम संख्याएं बनेगी 3 अंकों की, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को, और शेष एक ट्रस्ट को देता है। मान लीजिए 100% की संपत्ति है, उसका 60% जो है अपनी वाइफ को दे देता है ना? और शेष का 75, 25 दिया 75, और 25 चौके 100, 3/4 अपनी पुत्री को दे देता है, यानी कि 4 दाएँ 40, 10 दिया 30, 30 अपने डॉटर को देता है। तो 60 इधर गया, 30 इधर गया, तो बचा कितना? 60 30 90, 10%। और यही 10% कितना है? ये एक ट्रस्ट है, 6 के ऊपर में 5 जीरो, तो यही 10 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना। अब पूछा जा रहा है तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए जो उसकी पुत्री को देता है, यानी कि पुत्री का कितना है? 30%, तो इसको 30 से गुना कर दीजिए। 76 18, एक ही ऑप्शन दिख रहा है।
18 के ऊपर में 2 2 4 1 5 0, 2 2 4 1 5 0। तो इस तरीके से आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 5 या 6 चीकू पैक करता है तो उसके पास 3 चीकू शेष रह जाते हैं। इसके अलावा यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 8 या 9 चीकू पैक करता है तो उसके पास पुनः 3 चीकू शेष रह जाते हैं। उसके पास चीकू की संख्या याद कीजिए। देखिए ये एलसीएम का प्रश्न है, ठीक है ना। 5 6 8 9 इन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के पास जो शेष रह जाता है उसको जोड़ देना है, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल करके तब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे जो ये सारे के सारे नंबर कट जा रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर कब कटेंगे? तो जब इनमें से 3 को माइनस करेंगे। अब देखिए इनमें से बाई ऑप्शन हम निकाल रहे हैं, इनमें से 3 को आप बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 174, और ये जो 174 है इन सब से कटना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो आप देखेंगे 6 8 9 का तो पता नहीं, 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो ना 5 है ना 0 है, तो ये नहीं कटेगा। अब इसमें से 3 घटाइए तो 500 कितना हो जाएगा? 54। इसके भी लास्ट में ना तो 5 है और ना ही 0 है, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो 5 6 8 9 की तो बात चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें से भी 3 घटाइए तो ये आ जाता है 3 6 0। अब इसमें 0 है, ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 6 6 1 36, 6 से भी कट रहा है। 8 से देखिए, 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, 8 से भी कट रहा है। 9 चौक 36, 9 से भी कट रहा है। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा आप इसमें से 3 घटाते हैं 180, ये तो 5 से कट रहा है, ठीक है, सबसे कटना चाहिए ना। 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, क्या 8 से कट रहा है? 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, ये 8 से नहीं कट रहा है। क्लियर ना। तो हमने चेक किया बाई ऑप्शन। देखिए जब आप 5 6 8 9 इन तीनों का एलसीएम लेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपको ये वैल्यू देगा। क्लियर। और बाई ऑप्शन हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन इन नंबरों से चेक कर लेंगे जो कौन कौन सा नंबर है जो ऑप्शन को काट दे रहा है। कब? जब इनमें से 3 को घटाएंगे तब। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यही पूछा जा रहा है लास्ट में, उसके पास चीकू की संख्या ज्ञात कीजिए। चीकू की संख्या कितनी होगी? 563। अगला प्रश्न है, दो घनों की भुजाओं की लंबाई का अनुपात कुछ इस तरीके से दे रखा है। मान लीजिए 4a है और 3a है। यदि दोनों घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4a है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, दोनों का जो अंतर है ये कितना है? 42 है। तो देख लीजिए, 4 चौके 16, 16 छक 96 स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 6 54 स्क्वायर इज इक्वल टू 42। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ए स्क्वायर बराबर 42। तो ए स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, और 1 का रूट कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ए के जगह पे 1 रखिएगा तो इसका आ गया साइड 4 और इसका आ गया साइड 3। दोनों घनों का संयुक्त आयतन पूछा जा रहा है। तो 4 चौके 16 चौका 64 ये हो गया, 3 3 9 30 27 ये हो गया, 7 4 11 लास्ट में 1, 6 2 8 1 9, 91 घन मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों का बेसिकली यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और उसमें से क्या निकालना है? इसका अंतर निकाल देना है। अंतर निकालने के बाद हमें ए मिल जाएगा। ए हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। क्लियर। अगला है, नल ए टंकी का 50% भाग 9 घंटे में भरता है। देखिए ए 50% 9 घंटे में भरता है। 100% अगर भरना हो तो 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 घंटा लगेगा। बी टंकी का 33.33% भाग 5 घंटे में भरता है। अब सोचिए 100 बट्टे क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं, तभी तो क्या निकल के आता है? 33.33% भाग। अब 33.33% भाग 5 घंटे में भरता है तो 33 तिया 99, यानी कि 5 गुने 3 15 घंटे में क्या होगा? पूरा का पूरा भर जाएगा, यानी कि 100% भर जाएगा। अब इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 15 छके 90,
यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा? 6 5 11, 90/11 देख लीजिए, 11 8 88, 2/11, 11 8 88, 2 90/11, 11 8 88, 8.2/11 घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आगे के सेटों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। ये एक तरह से मॉक टेस्ट है और इसी के आधार पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, जैसे ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इससे पहले मैं अभी आने वाले समय में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। 3 सेट कंप्लीट कराया जा चुका है और आगे के भी सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो थोड़ा समय का अभाव है। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे डेली कम से कम 1 या 2 सेट लाने की, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो रेलवे का एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहने वाला है। रेलवे का जो भी वीडियो अपलोड होता है मैथ का क्वेश्चन, वो सारे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी हाल के समय में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ, टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हुआ, एएलबी का एग्जामिनेशन हुआ, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे ही इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। एक 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल चेंज हो जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।